Hello everyone, good morning, good morning. Good morning, sir. Good morning, thank you. Am I audible and visible to you all properly? Yes, Okay, great, great. क्या हाल चाल है सभी लोगों का? बढ़िया? एक बार सब लोग यार मैसेज करो यार, हाय हेलो गुड मॉर्निंग, सब लोग मैसेज कीजिए एक बार। कितने लोग प्रेजेंट है जरा एक बार ये आइडिया तो लग जाए। प्रियांशु गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आंसू आप प्लीज आप अपना कैमरा ऑन कीजिए, आंसू आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। कल जो भी कुछ हमने पढ़ा था उसमें किसी को कोई डाउट है क्या? कल जो भी कुछ हम लोगों ने क्लास में क्या हुआ था उसमें कोई डाउट है? एनी डाउट? आज अपना सेकंड लेक्चर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज तो पहले हम लोग कुछ टर्म्स जो बच गए हैं आज हम लोग वो पहले कंप्लीट करने वाले हैं। कुछ टर्म्स अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज को जानेंगे, उसके बाद एक टेम्परेचर स्केल को भी जानेंगे और फिर हम लोग जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स को आज करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं, ये आपके फिजिक्स में भी काम आएगा। अभी आदित्य सर आपको पढ़ा रहे होंगे तो उसमें भी ये काम आने वाला है कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है और एक क्वेश्चन बन जाता है कहीं ना कहीं से। ठीक है सर, गैस भी मैटर है क्या? ऑब्वियसली गैस मैटर है, मैटर की क्लासिफिकेशन है वो आज हम लोग करेंगे हम लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पे जब आएंगे ना, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस पे जब आने वाले तो हम लोग वो सारा कुछ करने वाले हैं। प्रियांशु बिल्कुल करने वाले हैं, बिल्कुल। गैस भी एक मैटर है। मैटर का जब फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जब मैटर को क्लासिफाई करते हैं तो सॉलिड, लिक्विड, गैस आता है। ठीक है, तभी तो मैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को, पहले ये जानना बहुत जरूरी है। तो आज के प्लान में मैं पहले लिख देता हूं, आप लोगों को भी प्लान पूरी तरीके से पता होना चाहिए कि आज के प्लान में हम लोग कुछ टर्म्स पहले करने वाले हैं, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने वाले हैं। आज ये होगा, फिर आज हम लोग एक साइंटिफिक नोटेशन को पढ़ने वाले हैं। दूसरा चीज कि ये साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है इस चीज के बारे में जानने वाले हैं। और थर्ड वन जो होता है, हम लोग फिर आज सिग्निफिकेंट फिगर्स को स्टार्ट करेंगे। किसको स्टार्ट करेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स को स्टार्ट करेंगे। तो ये सारा कुछ आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं। डन? ओके, तो चलिए, तो रिवीजन टाइम में हम लोगों ने देख लिया कि आप लोगों को कल मैंने जो बेसिकली जो पढ़ाया था, केमिस्ट्री का डेफिनेशन पढ़ाया था और उसके साथ साथ मैटर को मैंने एक्सप्लेन किया था और मैटर के फिजिकल नेचर को भी हम लोगों ने पढ़ लिया था कि मैटर जो होता है वो नॉन कॉन्टिन्यूअस होता है एंड मैटर इज पर्टिकुलेट इन नेचर। ये सारा पॉइंट्स हम लोगों ने कवर अप कर लिया था। तो अब आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज को। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है किसी भी मैटर का? वो प्रॉपर्टीज होता है जो हमें दिख सके, बहुत ध्यान से सुनना है, जो हमें दिख सके विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन। जो दिख रहा है वही फिजिकल प्रॉपर्टीज है। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक पेन है जिसके मैं इस डिजिटल बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं। इस पेन का किसी ने अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज पूछ लिया तो ये पेन में जो चीज मुझे दिख रहा है ना कि ये ब्लैक कलर का है, इसका लेंथ, इसका शेप, इसका मास, इसका वॉल्यूम, जो भी कुछ आप इसका देख पा रहे हैं, कोई इसमें मैं कोई चेंज नहीं ला रहा हूं, बस ऐसे मैंने रखा हुआ है और मैं आपको सारा कुछ फाइंड जो आप देख करके बता पा रहे हो, दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज। बात आ रही, बात समझ में? फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें ऑब्जर्व हो सकता है विदाउट चेंजिंग द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द मैटर। जो दिख रहा है, ये तो मैंने पेन लिया था, मेरे पास यहां पे एक और रिमोट भी है, मैंने ये रिमोट ले लिया, ये भी एक मैटर है। ये रिमोट क्या है सर ये भी ब्लैक इन कलर है सर, इसका लेंथ 20 सेंटीमीटर है सर, इसका मास 200 ग्राम होगा। जो भी कुछ आपको यहां पे दिख रहा है ये सारा कुछ क्या होगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी। क्या होगी? ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी। डन? क्लियर है? तो मैं यहां पे एग्जांपल में फिजिकल प्रॉपर्टीज के एग्जांपल में मैं लिख सकता हूं। सबसे पहला एग्जांपल मैं लिख देता हूं आपके लिए, मास क्या हो सकता है? वॉल्यूम। और क्या हो सकता है सर? डेंसिटी भी हो सकता है सर। और क्या हो सकता है? स्टेट भी लिखोगे कि ये सॉलिड है, ये भी लिखेंगे आप क्या लिख सकते हैं? कलर लिखेंगे, ये भी क्या है? एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है।
शेप एंड साइज भी लिख सकते हैं, ये भी आपका क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। किसी का मेल्टिंग पॉइंट किसी का फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है। साथ में एक पॉइंट और लिख सकते हैं, हम लोग फिजिक्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी किसी भी मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा। इन सब को आप मेजर कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द मैटर। दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टी। पॉइंट क्लियर होगा सबको? मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। ये सब कुछ तो वो टर्म है जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी इसके बारे में सोचा नहीं। बस सर ये कोई फिजिकल प्रॉपर्टी पूछता था ना, सर शेप, साइज, लेंथ, हाइट, बस यही बता देते थे, कलर यही। लेकिन ये होता है एग्जैक्ट बताना कि इसे हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन। डन? चलो नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए। नेक्स्ट वन इज केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टी होता है जो हमें ऑब्जर्व्ड हो सकता है, विच कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय चेंजिंग द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द मैटर। वो केमिकल कॉम्पोजिशन को चेंज नहीं करना था, लेकिन यहां पे केमिकल कॉम्पोजिशन को चेंज करना पड़ेगा। अगर मुझे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को जानना है, उस मैटर के केमिकल प्रॉपर्टीज को जानना है, तो उसके केमिकल कॉम्पोजिशन को चेंज करना होगा। ठीक है, ये बात आ रही बात समझ में? तो लेकिन सर पहले करोगे कैसे? मान लेते कोई एक मैं मैटर ले लेता हूं। अब ध्यान से देखना, यहां पे मैं एग्जाम्पल में मैं कर रहा हूं। मैंने कोई एक मैटर लिया, दो मैटर ले लेते हैं। एक मैटर में मैंने प्लास्टिक ले लिया, ये प्लास्टिक का फॉर्मूला P, और मैंने एक ले लिया कोल, और ये होता है कार्बन C। बहुत ध्यान से समझना है क्या हो रहा है इसमें। प्लास्टिक और कोल, इन दोनों को मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को हीट किया, प्लस O2 के प्रेजेंस में मैंने इनका कंबशन कराया। O2 के प्रेजेंस में मैंने क्या कराया, कंबशन कराया। दो चीजें लिया, प्लास्टिक का फॉर्मूला P लिखा, कोल का फॉर्मूला C लिखा। जब कंबशन कराया ना, व्हाट आई ऑब्टेन्ड, कि ये जो प्लास्टिक जो है ना, दिस प्लास्टिक मेल्ट, ये प्लास्टिक क्या हो गया, मेल्ट हो गया, और ये अभी भी P ही है। ये अभी भी मेल्ट होकर के लिक्विड फॉर्म में हमें P मिल गया। यहां पे ये सॉलिड फॉर्म में P था। और ये जो कोल जो है, ये कोल कंबशन के साथ ये बन गया CO2, और साथ में हीट भी रिलीज किया। हाँ सर, ये तो बात समझ में आ रहा है। कोल का जब कंबशन होता है, ये हम लोग 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं, कंबशन के बाद CO2 मिल रहा है। इसका देखो केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो गया, लेकिन इसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हुआ। मैं ये बोल सकता हूं, आई कैन से दैट दिस कोल इज कंबसिबल इन नेचर, वेयर एज प्लास्टिक इज नॉन कंबसिबल। कोल क्या है, कंबसिबल है, और प्लास्टिक क्या है, नॉन कंबसिबल है। इस बात को हम बता सकते हैं। तो अगर किसी ने एग्जाम्पल में पूछ लिया कि भैया केमिकल प्रॉपर्टीज का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सर एक कंबसिबिलिटी, कुछ मैटर क्या होते हैं, कंबसिबल होते हैं, कुछ नहीं कंबसिबल होते हैं, नॉन कंबसिबल। एक ऐसा हो सकता है, कुछ एलिमेंट, कुछ मैटर एसिड से रिएक्ट कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। ये भी तो होता है, ये भी तो हम लोग बताते हैं ना, पढ़ते हैं ना 8th में, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ बेस। कुछ रिएक्ट कर पाते, कुछ नहीं रिएक्ट कर पाते, वो भी उनकी केमिकल बिहेवियर है, केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो मैं यहां पे एसिडिक नेचर भी मैं बता सकता हूं किसी का, वो भी उसका केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकता है। बेसिक नेचर भी अगर मैं किसी का बता रहा हूं, तो वो भी उसका क्या हो सकता है, केमिकल प्रॉपर्टीज। ये दोनों, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज के। अनवी, मेघा, सबको क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? प्रियांशु क्लियर है? ओके। कल जो मैं पढ़ा रहा था,
उस चेंज में दो तरह के चेंज मैंने बताया था, एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। अनवी के लिए सवाल है, देयर इज अ क्वेश्चन फॉर अनवी। इन फिजिकल चेंज विच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज गोइंग टू बी चेंज्ड? फिजिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज और बोथ, विच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज गोइंग टू बी चेंज्ड इन फिजिकल चेंज? Only physical property. Okay, only physical property. And in case of chemical change? So the chemical property. In case of chemical change, which property is going to be changed? Physical, chemical or both? So the chemical property will be changed. Chemical. मेघा, आपका क्या जवाब होगा? So both. बोथ। अगर आप सोचो, जब हम लोग केमिकल चेंज की जब बात करते हैं, एक न्यू सब्सटेंस तो बनता है, उसका स्टेट चेंज हो सकता है, उसका मास वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है। तो जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो दोनों प्रॉपर्टी चेंज होती है, ये ध्यान रखना है। इन केस ऑफ केमिकल चेंज बोथ द प्रॉपर्टी गेट्स चेंज, बट इन केस ऑफ फिजिकल चेंज ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस गेट्स चेंज। अब ये पॉइंट क्लियर है या नहीं है? क्लियर है सबको? एक बार फटाफट क्लाउड में बना करके लिख लीजिए, एक बार फटाफट क्लाउड में बना करके लिख लीजिए कि ये पता रहे बेसिक में कि इन फिजिकल चेंज only physical property gets changed। ये पहला पॉइंट आपने लिख दिया। और फिर आप ये लिख दो, whereas in chemical change both the properties gets changed। दोनों के दोनों प्रॉपर्टीज चेंज्ड हो जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक है, यही तो है। अगर बेसिक फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं ना, तब तो कोई एग्जाम हमारे लिए कोई टफ है ही नहीं यार। कोई भी एग्जाम टफ नहीं होता, बस फंडामेंटल्स की कमी होती है। अभी कैलकुलेशन ही नहीं आएगा, कितना भी पढ़ लो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में इतने टफ कैलकुलेशन आएंगे, आते हुए क्वेश्चन छोड़ना पड़ जाएगा। तो वही कैलकुलेशन पे भी तो ध्यान देना पड़ेगा, वो फंडामेंटल्स ही होते हैं। तो हमें फंडामेंटल्स अपने स्ट्रांग कर लेने, फिर तो सब कुछ हो जाएगा बहुत ही इजीली। चले फिर आगे स्टार्ट करें। चलो नाउ नेक्स्ट, अब जो आ गया दैट इज द टेम्परेचर, और ये कन्वर्जन करने अब आना चाहिए। अब ये टेम्परेचर क्या है, एक बार उसको देख लेते हैं। अगर हम लोग जब भी कभी टेम्परेचर की बात करते हैं ना, टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कोई कितना ठंडा है, कोई कितना गर्म है, यही टेम्परेचर होता है। तो इस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोगों ने एक स्केल बनाया हुआ है। हर चीज के लिए स्केल होता है। लेंथ के लिए स्केल है, एक हम लोग स्केल यूज करते हैं, हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, स्केल यूज करते हैं। उसमें उस स्केल में, हर एक स्केल में ना दो चीजें प्रेजेंट होती है। मान लेते हैं ये स्केल है कोई हमारे पास, ये स्केल का मिनिमम वैल्यू होता है और ये मैक्सिमम वैल्यू होता है, और हम लोग ये बोल देते हैं सेंटीमीटर में। ये हम लोग लेंथ को मेजर करते हैं। कोई भी कंपनी का होता है जो हम लोग जो डॉम्स का, नटराज का यूज कर लेते हैं स्केल, लेंथ मेजर करने के लिए। लेकिन टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमारे पास तीन स्केल है, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। कौन कौन सा है? केल्विन है, सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट है। ये तीन स्केल प्रेजेंट है हमारे पास। अगर किसी ने अगर इसका टेम्परेचर का ऐसा यूनिट किसी ने पूछ लिया ना, इट्स ऐसा यूनिट इज केल्विन। उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? केल्विन होता है। ठीक है सर, केल्विन होता है। और तीन तरह के स्केल होते हैं। और मैंने यह भी बताया आपको कि हर एक स्केल में एक मिनिमम वैल्यू होता है और एक मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो अगर मैं यहां पे इस स्केल की बात करूं, अगर मैं केल्विन की बात करूं, तो दिस 273 केल्विन इज द मिनिमम वैल्यू। ये क्या है? 273 केल्विन इज द मिनिमम वैल्यू, वेयर एज 373 इज द व्हाट? मैक्सिमम वैल्यू। हर एक स्केल का एक मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होता है।
और इस स्केल के बीच में जो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में जो डिफरेंस जो होता है ना, दैट इज नोन एज रेंज, उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। और केल्विन का जो रेंज जो है दैट इज ऑफ 100। दिस इज द रेंज वैल्यू। ये ध्यान रखना है। अभी मैं कन्वर्जन के लिए मैं इसको यूज करूंगा, इसलिए इस चीज को ध्यान रखना है आपको। दैट इज द रेंज 100। अब बात करते हैं सेल्सियस का। सेल्सियस का मिनिमम जो है दैट इज 0, मिनिमम इज 0 और मैक्सिमम इज 100। मिनिमम इज व्हाट? 0 एंड मैक्सिमम इज 100। अगर मैं इसके रेंज की बात करूं ना, इसके रेंज की बात करूं तो ये भी कितने का है? ये भी 100 का है, ये भी 100 और ये भी 100 का है। रेंज 100 है। और वहीं फ़ारेनहाइट की बात करें तो मिनिमम वैल्यू तो 32 होता है। मिनिमम कितना होता है? 32। और जो मैक्सिमम जो होता है इसका 212। ये वैल्यूज आपको पता होना चाहिए, कभी कभी इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। फ़ारेनहाइट का मैक्सिमम वैल्यू 212 होता है। और अगर मैं इसके रेंज की बात करूं ना, तो रेंज अगर 212 में से 32 डिवाइड करोगे तो रेंज विल बी 180। यहां तक सबको क्लियर है? रेंज, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। अनवी, मेगा सबको क्लियर है ये सारा? प्रियांशु सबको क्लियर है ये पॉइंट? चलो, तो ये सारे पॉइंट तो क्लियर हो गए। अब सर ये तो आपने मुझे स्केल समझा दिया, बेसिकली होता क्या है। अब सर जरा कन्वर्ट कैसे करेंगे? कन्वर्ट करने के लिए अपने पास ये एक जो मैंने जो है ना सीजी फंडा के थ्रू ये बॉक्स बना हुआ है। आपको कन्वर्ट करने के लिए यहां पे ध्यान रखना होगा, यहां पे डिग्री सी माइनस और यहां पे आपको रखना होगा मिनिमम वैल्यू। फॉर्मूला में क्या लगाया मैंने यहां पे? मिनिमम वैल्यू। डिग्री सी मतलब सेल्सियस का मिनिमम वैल्यू कितना होता है? 0 अपॉन नीचे क्या रखना है? नीचे रखना है रेंज। उसका रेंज जो है 100 का था। लास्ट पेज प्लीज लिख लीजिए, लास्ट पेज लिख लीजिए, फिर इसके बाद फॉर्मूला पे आते हैं। प्रियांशु ने बोला लास्ट पेज। चले, डन प्रियांशु? चलो अब देखते हैं। अब यहां पे देखिए, अब फिर ये डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस मैंने क्या लिखा? ये मैंने मिनिमम वैल्यू लिख दिया। थोड़ा सा अब यहां फोकस हो जाओ, और ये वाला वैल्यू क्या है? रेंज है अपना। मैं कोई चीज याद नहीं करा रहा हूं, मैं एक भी दिन नहीं बोलूंगा कोई चीज याद करना है, ये चीज का ध्यान रखना है। सबका कोई ना कोई एक इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से पढ़ने का, किस तरीके से मेमोरी में रिटेन करने का, हर किसी का तरीका होता है। अगर आप समझ गए तो कोई चीज याद नहीं रखना है। ये मैंने तरीका बता दिया, डिग्री एफ माइनस मिनिमम वैल्यू अपॉन रेंज कर दो। फिर आप केल्विन माइनस ये आपने क्या कर दिया? मिनिमम वैल्यू लिख दिया, और अपॉन क्या लिख दिया आपने? ये रेंज लिख दिया। इतना तो आप कर ही सकते हैं, ये आपको बॉक्स पता होना चाहिए। अब इसी बॉक्स पे किसी ने ये सवाल पूछ लिया, पहला सवाल क्वेश्चन 1 ऐसा आ जाए, 90 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू हाउ मच केल्विन। किसी ने अगर ये सवाल पूछ लिया 90 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू हाउ मच केल्विन, तो क्या होगा? क्या करेंगे इसमें? आपको सेल्सियस और केल्विन लेना है, ये दोनों, इसको लेना है और इसको लेना है। ये चीज का ध्यान रखो, इसको यूज कैसे करते हैं उसको ध्यान रखना है। आप क्या लिखोगे? डिग्री सी माइनस 0 अपॉन 100 बराबर के माइनस 273 डिवाइडेड बाय 100। के माइनस 273 डिवाइडेड बाय 100। मेरे ख्याल से ये 100 तो कैंसल आउट हो जाएगा, कैलकुलेशन में बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है सर, यहां तक तो समझ में आ गया। अब आगे क्या करना है? डिग्री सी का वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है? 90 माइनस 0 इक्वल्स टू के माइनस 273। के माइनस क्या? 273। ये 90 माइनस 0 है, क्योंकि डिग्री सी का वैल्यू 90 दे रखा है।
तो अब देखो 90 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 90 इक्वल्स टू के माइनस 273। सर ये भी चीज समझ में आ रहा है, के माइनस 273। अब के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा 273 प्लस 90। सॉल्व कर लीजिए, ये वैल्यू जो भी आपका आएगा 3 6 9 7 16 और 363। आंसर विल बी 363। क्लियर है क्या सबको, क्लियर है सबको? अनवी कोई डाउट है क्या इसमें, कैसे मैंने फॉर्मूला यूज किया है? क्लियर है आपको? Yes, sir. चलिए अब ये नोट डाउन कर लीजिए, 2-3 क्वेश्चन मैं देता हूं, उसके बाद अब आप लोगों को सॉल्व करना है। प्रियांशु क्लियर है एकदम, फॉर्मूला को यूज कैसे कर सकते हैं, समझ में आ गया या नहीं आ गया? ओके ग्रेट। चलो जरा एक बार आगे आ जाते हैं। अब मैं यहां पे दे रहा हूं फटाफट सबके लिए, मुझे 90 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू हाउ मच ऑफ डिग्री फ़ारेनहाइट वो लिखना है। अब आपको मैंने दे दिया 150 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू हाउ मच ऑफ डिग्री सेल्सियस, ये बताना है। मैंने आपको दे दिया है 373 केल्विन इक्वल्स टू हाउ मच ऑफ डिग्री फ़ारेनहाइट। और एक चीज तो ये 75 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू हाउ मच केल्विन। नहीं मैं ऐसा कर देता हूं, चलिए एक बार ये जरा चारों क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट कीजिए। अनवी पहला हो गया क्या, प्रियांशु पहला हो गया क्या? अनवी फर्स्ट डन? Yes, sir. व्हाट इज द आंसर? 194. 94? 194. 194 सबका आया है क्या? 194 194 सबका आया है क्या? मेगा? Yes, sir. ओके प्रियांशु Yes, sir. 194। ऐसे क्या होगा, 90 डिग्री सेल्सियस फॉर्मूला ऐसा लगा लिया होगा ना, 90 माइनस 0 अपॉन 100 इक्वल्स टू डिग्री एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180। बस इतना ही तो क्या होगा, ये 0 0 कैंसल आउट। अब आपने सॉल्व कर लिया 90 बाय 10 और ये 18 मैंने ऊपर भेज दिया, डिग्री एफ माइनस 32। तो अब आप सॉल्व कर लो, 2 5 जा 2 9 जा और ये 18 टाइम्स में चला गया, तो 18 इंटू 9 इक्वल्स टू डिग्री एफ माइनस 32। 18 इंटू 9 क्या हो जाएगा?
18 इंटू 9 आपका हो जाएगा 162 इक्वल्स टू डिग्री एफ माइनस 32, तो डिग्री एफ बराबर हो जाएगा 194। वेरी गुड, वेरी गुड, यही आपका आंसर आना है। बहुत ही शानदार। नेक्स्ट फटाफट कर लीजिए, फटाफट कीजिए। सेकेंड वन हो गया क्या? हो गया? कितना आया? हाँ मेगा, सेकेंड वन कितना आ रहा है? कैलकुलेशन टफ है क्या? 65 पॉइंट। हाँ अनवी, आपका कुछ ऐसा? 64.5। प्रियांशु आपका? 65। ओके ठीक है, मैं भी करता हूं मैं आप लोगों के साथ। अब चलो फिर से, मैंने ये वाला ही पूछा है ना, अब इसको दोबारा देखते हैं हम लोग क्या करेंगे इसके साथ। अब चलो 150 डिग्री फ़ारेनहाइट पूछा है, तो अगर अगेन आपको यही करना होगा, डिग्री सी माइनस 0 अपॉन 100 इक्वल्स टू डिग्री एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे? 180, यही तो लिखेंगे। 150 दे रखा है, तो अब आप यहां पे डिग्री सी माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 150 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180, यही कर रखेंगे। अब ये 0 0 यहीं कैंसिल आउट कर लो, तो डिग्री सी 10 और यहां पे 18 बराबर, ये वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगा 118 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 118। ये 5 टाइम्स में चला जाएगा, ये 9 टाइम्स में चला जाएगा। ठीक है, तो डिग्री सी बराबर हो जाएगा 118 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 9। अब आपको ये कैलकुलेट करके पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, जो भी वैल्यू आएगा दैट वन विल योर आंसर। सबका ऐसा ही कुछ आ रहा है? ये वाला जो मैंने जो किया यही कुछ आ रहा है? चलो तब तो बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट 65 आ रहा है, अगला 118 सबका आ गया क्या? ये अगला वाला बता रहे हैं जो 118, ये तो बहुत आसान है, ये तो वैल्यू फटाफट फाइंड आउट कीजिए। 200, बहुत ही जोरदार, ये जिनका आया है बहुत ही अच्छा है। प्रियांशु चेक अगेन, ये 212 होगा। सेकंड का ठीक है, चले हो गया क्या? लास्ट वन प्रियांशु डन। 212 ओके, वेरी गुड। नाउ लास्ट वन 490 केल्विन कितना होगा डिग्री सेल्सियस? फटाफट एक बार बताओ यार, लास्ट वन का क्या आ रहा है? 217। 217 सबका आ रहा है क्या? मेगा 217, वो देखो सॉल्व भी कर दिया। रोहन डे ने तो बता दिया 217। ओके ग्रेट मैन, ग्रेट। अभी आप लगता है सो के उठे क्या? लेट क्लास ज्वाइन किया लग रहा है रोहन आपने। चलिए ठीक है, आगे बढ़े फिर। ये बहुत ही यूजफुल होगा हमारे सारे लेक्चर्स में, हमें यूज करना होगा, इसलिए मैंने कन्वर्जन मैंने करा दिया। डन। चलो नाउ एक सवाल ऐसा आता है, ये हम लोग क्लास 8th में भी सॉल्व करते हैं। कौन ये सॉल्व कर रहा है? फटाफट जरा पढ़ करके एक बार सॉल्व करो आंसर।
एक बार इस सवाल को सॉल्व करना है। एट व्हाट टेम्परेचर स्केल बोथ दी स्केल, एट व्हाट टेम्परेचर, सॉरी स्केल हटाओ यहां पे, एट व्हाट टेम्परेचर बोथ दी स्केल दैट इज सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल हैव सेम रीडिंग, किस टेम्परेचर पे दोनों का सिमिलर रीडिंग होगा। देखो रोहन डे ने तो तुरंत ही कर दिया, दैट इज -40, ग्रेट मैन ग्रेट, -40। बस दोनों जगह वैल्यू सिमिलर करना है, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे, -40। प्रियांशु बर्मन ने भी कर दिया -40। अनवी बस अब सॉल्व करके कर देंगे। बस आपको फॉर्मूला क्या करना था, डिग्री C -0 अपॉन क्या लिखेंगे 100 बराबर डिग्री F -32 डिवाइडेड बाय 180। अब देखो क्या होगा, दोनों की सिमिलर रीडिंग है ना, इसके भी वैल्यू को सेम मान लो, इसके भी वैल्यू को सेम मान लो, दोनों को x मान लेते हैं, क्या हो जाएगा x -0 डिवाइडेड बाय 100, x -32 डिवाइडेड बाय 180। बस आप x के लिए सॉल्व कर लीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा। यस सर याद है, अच्छा याद ही है, हाँ 8th में मैथ्स में करते थे ना, याद हो गया। आप इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू -40। अनवी आ गया क्या -40, क्लियर हो गया। चल मेथड यही करना था, दोनों जगह सिमिलर रीडिंग है तो आप x मान लो, ठीक है डन। चलो अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब हम लोग करने वाले हैं साइंटिफिक नोटेशन के बारे में, कि ये साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है। अब केमिस्ट्री में बात करें तो हम लोग मैटर के बारे में पढ़ते हैं। मैटर जो होता है वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन से मिलकर के बना हुआ होता है। एक्चुअली पार्टिकल्स जो हैं वो यही होते हैं, और इन पार्टिकल्स का साइज बहुत ही छोटा होता है। पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा है। अगर मान लीजिए मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 ग्राम H2 मॉलिक्यूल ले लिया, मैं एज अ जनरल फॉर्म बता रहा हूं। अगर मान लीजिए मैंने ये 2 ग्राम H2 मॉलिक्यूल ले लिया, तो इस वाले में लगभग 6, ये 0 0 0 0 ये बढ़ता जाएगा, कुछ एक ऐसा वैल्यू आएगा, इससे भी आगे 0 और होगा। इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे हाइड्रोजन के, सिर्फ अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। पता चला केमिस्ट्री में तो हम लोग कैलकुलेशन नहीं करते रह जाएंगे, ये जीरोस को ही काउंट करते रह जाएंगे कि भैया ये कितने जीरोस प्रेजेंट हैं। तो केमिस्ट्री में इतने बड़े बड़े जो नंबर्स हैं, किसी का मास जो होगा वो बहुत ही छोटा है, किसी का मास है जो बहुत 0 पॉइंट, हम लोग लिखते हैं ना किसी का मास 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ऐसे लिखते हैं। और अगर मुझे इस फॉर्म में लिखना होगा तो ये बहुत ही बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो अपने कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए, एक्यूरेट रखने के लिए हमें साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत पड़ी। इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरत पड़ी, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, इस बात को ध्यान रखना है। तो अब साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है, किसी भी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका वो क्या हो, n इंटू 10 की पावर n के फॉर्म में हो, और जहां पे ये वाला जो n का जो वैल्यू होगा वो 1 से लेकर के 9.99 तक होगा। अच्छा सर, ये आपने एक चीज तो बताया, ये पूरा मैंने रिप्रेजेंटेशन बताया। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, मैंने बोल दिया 0.00529, मैंने ऐसा लिख दिया, ये कोई मैंने एक वैल्यू लिखा हुआ है। यस, प्रियांशु बर्मन ने उसका वैल्यू लिखा था, एवागैड्रोस नंबर का वैल्यू लिख दिया था, तो वो हमारे लिए रिप्रेजेंट करना बहुत ही टफ हो जाएगा। अगर मुझे इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है ना, यही तरीका सीखना है, बहुत लोग कैलकुलेशन करने जानते ही नहीं है। ये डेसिमल को मुझे तो लिखना है 1 से लेकर के 9.99 के फॉर्म में, ये डेसिमल वाले को यहां, यहां और यहां, इस जगह तक हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। कितनी बार गया डेसिमल, 1 2 3, तब ये आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 5.29 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, -3।
फिर से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, फिर से देखिएगा मैंने यहां पे क्या किया, ये जो मेन जो डेसिमल जो था, ये जो मेन जो डेसिमल था, मुझे कहां राइट हैंड साइड में जाना पड़ रहा है, 1 2 3, क्योंकि मुझे 5 के बगल में चाहिए, 5 के साथ में चाहिए, तो 5.29 लिखूंगा इंटू 10 की पावर -3। ये साइंटिफिक, ये इसी फॉर्म को फॉलो कर रहा है। यस सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, रोहन डे ने जवाब दिया है। अगर यही आ जाए, ऐसा आ जाए 98695.23, अब ये शिफ्ट करने सीखना है, क्या मैं कर रहा हूं, यही कैलकुलेशन में काम आएगा, यही कैलकुलेशन में काम आएगा। अब क्या करना पड़ेगा, इस डेसिमल को आपको यहां तक लाना है। कितने डिजिट जा रहे हैं, 1 2 3 4 जा रहे हैं ना, 1 2 3 4। यहां पे कितनी बार गए थे, यहां पे 1 2 3 3 बार गए थे। अगर राइट में जाओगे तो माइनस में लगाना पड़ेगा, लेफ्ट में जा रहे हैं तो उतने पॉजिटिव में होगा। तो मैंने लेफ्ट में मैं गया हूं, डेसिमल के मैं लेफ्ट में जा रहा हूं, 1 2 3 4 टाइम्स। तो अब आप यहां पे लिखोगे 9.869523, 9.869523 इंटू 10 की पावर 4। ये कितने लोगों को समझ में आ गया, पहले एक बार मुझे बता दो यार, सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया? एक बार थम्स अप दे दो, सबको पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया। साइंटिफिक नोटेशन कैसे लिखेंगे, वो कुछ इस वे में लिखेंगे। हाँ, रोहन और प्रियांशु सर, मेरा कैलकुलेशन बहुत ही खराब है, हाउ टू इंप्रूव, बस मेरे साथ करते चलो। रोहन, आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अभी देखो कितना बेसिक से बता रहा हूं, मैं ये समझ रहा हूं सबको 0 आ रहा है, मेरे लिए ऑल आर इक्विवेलेंट। मैं एक एक डेसिमल को मैं शिफ्ट करने बता रहा हूं। मेघा और अनवी, क्लियर है ये वाला, क्लियर है ये कैसे मैंने किया? चलो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। रोहन क्लियर है? मैंने क्या किया, आपको वो 10 की पावर 4 भी लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4, ये है साइंटिफिक नोटेशन, ये है साइंटिफिक नोटेशन। अब अगर मान लो किसी ने ये दे दिया सवाल आपको, अब मुझे देखना है कि ये कितना आप लोगों को समझ में आया। चलिए, इसको साइंटिफिक नोटेशन में बताइए कितना। बहुत ही जोरदार, बहुत ही जोरदार। आ जाओ, इसको आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, क्या लिखें? 5.9668 into 10 to the power -1। ओके, पहले तो इस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, पहले हम लोग इस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, 1 और 2, क्योंकि मुझे इस तरीके से बनाना है। बहुत देखना, बहुत ध्यान से क्या मैं कर रहा हूं, इस डेसिमल को 1 और 2 यहां तक लाना होगा। तो 5.9668 दो बार मैंने किया है, 10 की पावर -3 तो है ही, और मैं लिखूंगा 10 की पावर 2। बेसिक, डायरेक्ट नहीं किया, मैं समझा रहा हूं, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 2 बार गया हूं, डेसिमल के लेफ्ट में जा रहा हूं, इसीलिए मैं प्लस के फॉर्म में लिखूंगा, राइट में जाऊंगा तो माइनस के फॉर्म में। बहुत ही जोरदार यार। तो ये वैल्यू हो जाएगा 5.966। ये आ गया क्या सबको? आ गया? बहुत जरूरी है, बहुत। लग रहा होगा कि बच्चों का खेल है, बच्चों का तो है नहीं भाई, अच्छे अच्छे इसी में घूम जाते हैं। अब अगर मैंने ये दे दिया, अब इसको सॉल्व करके बताइए क्या होगा। इसको सॉल्व करके बताना है कि ये वैल्यू क्या आने वाला है। बस ये जिस तरीके से मैं कर रहा हूं ना, उतना 9 पॉइंट क्या आ रहा है, 9.69 into 10 to the power 3। ओके, बहुत ही जोरदार। 1 2 3, ठीक है सर। 9.69 इंटू 10 की पावर 6 था ही, 3 बार इधर गए हैं, तो सर -3 लिखेंगे। सर सॉल्व करोगे आप, 9.69 इंटू 10 की पावर 3, ये आएगा। रोहन क्लियर है क्या एकदम अच्छे से?
रोहन प्रियांशु क्लियर है एकदम। नेक्स्ट वन क्लियर है क्या? 9.69 इंटू 10 की पावर। सर क्लास में सब कुछ समझ आता है, जब अप्रैल आता है सब भूल जाता हूं। कोई बात नहीं, भूलना नहीं है, सब हो जाएगा, क्लास में भी समझ में आ जाएगा। ये थ्रू आउट ईयर करना है। कल मेरा पहला लेक्चर का मैंने वही एक लाइन मैं हर दिन बोलूंगा, बी कंसिस्टेंट। अगर आप कंसिस्टेंट हैं आप हर चीज अचीव कर सकते हैं, नहीं है आपको दिक्कत आएगी, बस इतना ध्यान रखना है, कंसिस्टेंट बने रहना, ठीक है। चलो नाउ अब जो आएगा ना, ये कैलकुलेशन पार्ट आ गया। हमें ऐसा ही मिलेगा कैलकुलेशन करने के लिए, एडिशन करने को मिलेगा, सब्सट्रैक्शन करने को मिलेगा, मल्टीप्लीकेशन मिलेगा, डिवीजन मिलेगा, तो कैसे करेंगे। और हमें यह अब ध्यान रखना है कि केमिस्ट्री में और फिजिक्स में हर एक कैलकुलेशन साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में करना है। ओके सर, ये बात आपने बता दिया, कैसे लिखते हैं आपने वो भी बता दिया। अब मान लो लेट सपोज मुझे पास ये क्वेश्चन आ गया, इन दोनों, अब एक बार देख लो ध्यान से, आएगा बार बार आएगा ये टर्म और ये टर्म। अगर मुझे इन दोनों को सम करना है ना, तो ये जो 10 का जो पावर है ना एक्सपोनेंट वाला, जो 10 के ऊपर एक्सपोनेंट है, ये दोनों सिमिलर होने चाहिए। ये दोनों क्या होने चाहिए? सिमिलर होने चाहिए, तब जाकर के आपका कैलकुलेशन हो सकता है। ये दोनों को सेम करना पड़ेगा, चाहे इसको 10⁻³ बना लो, चाहे इसको 10⁻⁴ बना लो। बहुत ध्यान से सुनना है, चाहे इसको 4 बना लो तो दोनों 4, चाहे इसको 3 कर लो तो दोनों को 3, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मैं इसको भी 3 बनाता हूं, मैं इसको भी क्या कर लेता हूं, 3 बना लेता हूं। चलो 3 बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 3 बनाऊंगा तो बताओ क्या कैसे लिखना होगा, एक बार बताइए अनवी, क्या होगा जब 3 बनाएंगे तो बताओ क्या होगा इस वाले को। मुझे 10⁻³ में जब लिखना होगा, ये 6.65 इंटू 10⁻⁴ है। अगर मुझे 3 बनाना होगा तो मुझे किधर जाना पड़ेगा, इस ओर जाना पड़ेगा, इस ओर जाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 3 के फॉर्म में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 66.5 इंटू 10⁻⁴। बोलिए हाँ या नहीं, ये चीज मैं लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, ये 3 में हो गया। और ये वाला वैल्यू तो पहले से हमें दे रखा है 8.95 इंटू 10⁻⁴, ये तो हमें पहले ही दे रखा है। अब दोनों को ऐड करना है, तो ये वैल्यू मैंने ऐसे लिख लिया। अब इन दोनों को ही ऐड करना है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, और ये 10⁻³ में है तो 66.5 प्लस, और ये वैल्यू हो जाएगा 8.95, और मैं इनको लिखूंगा 10⁻⁴। ये सबको समझ में आ गया क्या? सबको समझ में आ गया क्या मैंने क्या किया है? अनवी क्लियर है एकदम अच्छे से, या कहीं डाउटफुल है, कुछ डाउट है? कन्वर्जन मैंने बोला ये 10⁻³ है, ये 10⁻⁴ है, मुझे ये दोनों बराबर में बनाना है, एक जैसे बनाना है, चाहे 10⁻³ में बना लूं इसको भी, या इसको 10⁻⁴ में बना लूं, ठीक है। इस वाले को 10⁻³ में बनाने के लिए मुझे अगर ये 3 जाना है, इसको इधर से इधर, ये डेसिमल को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट किया डेसिमल इधर तो 66.5, एक शिफ्ट इधर किए हो। चलो मैं इसको एक स्टेप में और कर देता हूं, मैं इसको एक स्टेप में और कर देता हूं। ये डेसिमल मैं यहां से यहां शिफ्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻1 हो जाएगा। बोलो यही तो करते हैं, एक शिफ्ट किया तो 10⁻⁻1। सॉल्व करेंगे तो 66.5 इंटू 10⁻³ आ गया क्या, ये भी 8.95। तो दोनों को मैंने ऐड कर दिया, इन दोनों वैल्यू को ऐड कर दिया, इंटू क्या लिख दिया 10⁻³ तो सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं, 66.50 और ये 8.95, अब जोड़ देते हैं इनको, 5 9 5 14, सॉरी 9 5 14, 8 6 14, 115, और ये आपका आ जाएगा 75.45 इंटू 10⁻³ दिस वन विल बी योर आंसर। क्लियर है क्या? क्लियर है एकदम अच्छे से?
प्रियांशु, रोहन, सर पावर फॉर एडिशन होता है एडिशन, पावर टू ऐड होता है एडिशन में, नहीं पावर टू ऐड नहीं होता। यहां पे आप लोगों ने ऐड थोड़ी ना करना है, यहां पे ऐड नहीं करना है आपको, एक फॉर्म में लेकर के आना है, एक तरीके में लेकर के आना है। वो आपने कर लिया, वो आपने देख लिया, यहां पे ऐसा आ गया। अगर किसी ने इसको साइंटिफिक नोटेशन में बोल दिया ना, अगर साइंटिफिक नोटेशन में बोल दिया ना, तो आप लिख दोगे 7.45 इंटू 10 की पावर 4। क्लियर है क्या? ये मैं साइंटिफिक नोटेशन में ऐसा ही आंसर आएगा। हाँ रोहन, अब समझ में आ रहा है क्या मैंने किया है? रोहन क्लियर है? सर पावर टू ऐड होता है एडिशन में, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपको ये रूल्स फॉलो करना है, एक जैसे फॉर्म में लाना पड़ेगा। डन। चलो अगला सवाल आपके लिए ये रहा, सब्ट्रैक्ट करना है और फटाफट सॉल्व कीजिए। सब्ट्रैक्ट करना है और सॉल्व कीजिए। Sir, 2.02 into 10 raised to the power minus 2. 2.02 02 into 10 raised to the power minus 2. हाँ बोर्डमास रूल तो फॉलो होगा ही मुन्ना, बोर्डमास रूल फॉलो। 2.02 इंटू 10 की पावर -2 Minus. चलो अब रोहन एक बार फिर से देखना है, ये मैं रूल बता रहा हूं, जब भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन आएगा आपको एक्सपोनेंट एक जैसे बनाने होंगे। ध्यान से सुन लेना, इसके बाद कोई और ज्यादा रूल पे नहीं जाना, ये कुछ अलग चीज है, ये एक्सपोनेंट का कैलकुलेशन है। अगर इतना माइनस इतना करना हो, पहले आप इन दोनों के सेम एक्सपोनेंट बना लीजिए। अब अगर मुझे ये चीज वैल्यू दिया गया हुआ है, और एक चीज मैं बता दूं, उसी एक्सपोनेंट में बनाओ, एक सीजी का फंडा मैं बता देता हूं, उसी एक्सपोनेंट में लेके जाइए जिस एक्सपोनेंट का वैल्यू सबसे ज्यादा है, उसी एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। यहां पे किस एक्सपोनेंट का वैल्यू ज्यादा है? 10 की पावर -2 और ये -3, कौन सा सबसे ज्यादा है? 10 की पावर -2। किसका वैल्यू ज्यादा है? 10 की पावर -2। तो चलिए मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा, 2.5 इंटू 10 की पावर -2 माइनस, अगर मैं इसको -2 के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या आ जाएगा? तब देखते हैं। अगर ये चीज सोचा है कि 10 की पावर -2 में अगर मैं इसको लेके बनाऊंगा तो कितना हो जाएगा? -2 बनाएंगे तो क्या होगा? फटाफट बताओ, किधर की ओर शिफ्ट करना होगा? यही तो कहानी बस 4.8 इंटू 10 की पावर -3 है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है 10 की पावर -2 में। हाँ प्रियांशु बताओ कैसे लिखेंगे इस वाले चीज को, किस तरीके से? -2 के फॉर्म में क्या करना पड़ेगा? 0 पॉइंट, अब ये वाला वैल्यू किधर लेकर के जाना पड़ेगा? इधर। अभी यही तो बता रहा था कैसे बनेगा। सर अगर आप इधर लेके जाओगे ना, 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 1, आपने इधर शिफ्ट कर दिया तो ये क्या बन जाएगा? 0.48, तो वैल्यू हो जाएगा 0.48 इंटू 10 की पावर -2। बस ध्यान रखना, डेसिमल से इधर की ओर जाएंगे तो पॉजिटिव 10 के पावर में आता है, और डेसिमल के इधर जाएंगे तो 10 की पावर नेगेटिव में आता है। ये ध्यान रहना चाहिए। प्रियांशु बर्मन लेफ्ट, प्रियांशु बर्मन लेफ्ट मतलब लेफ्ट की ओर। ओके बहुत ही बढ़िया। जब बढ़ाना है हमें, इसका पावर इंक्रीज करना है तो लेफ्ट की ओर चलो, लेफ्ट की ओर चला आपने। ये चीज प्रैक्टिस करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक बार जब सीख गए तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं 0.48 इंटू 10 की पावर -2। देखो मेरा फंडा वाला भी काम आ गया, सबको -2 कॉमन आ जाएगा। चलो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, 2.5 माइनस 0.48 इंटू 10 की पावर -2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2.02 इंटू 10 की पावर -2। ये साइंटिफिक नोटेशन में भी है। अब क्लियर है क्या? अब क्लियर है क्या? रोहन डे ने बहुत ही जोरदार बनाया है।
आपको बस ये फंडा ध्यान में रखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए बन जाएगा। अब आज का पहले सवाल मैं लेकर के आता हूं, जो मैं लेकर के आया हूं आज के क्वेश्चंस। कुछ कल जो हम लोगों ने क्वेश्चंस नहीं किए थे वो सारे क्वेश्चन यहां से है। पहला सवाल मेरा ये है, फटाफट एक बार जरा जवाब दो यार, विद इन सेकेंड सारे जवाब हो जाने चाहिए। Which of the two concepts in this universe can be organized around us? कौन से दो कंसेप्ट? एक तो मैटर है और दूसरा क्या होता है? एनर्जी। यही तो हमारा यूनिवर्स तो यही दो चीजों से बना हुआ है, एनर्जी और किससे? मैटर से। तो आंसर हो जाएगा थर्ड एंड फोर्थ। किसी को कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई दिक्कत है इस वाले क्वेश्चन में? नो। चलो अब देखो अगला सवाल, कौन सा मैटर नहीं है? कल जब हम लोग पढ़ रहे थे उसमें एक क्वेश्चन सारे करने थे, कौन सा मैटर नहीं? जॉय। जॉय मैंने बताया था फीलिंग कभी भी कोई मैटर नहीं होता है, फीलिंग कभी भी कोई मैटर नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट, अगेन आंसर विल बी यस, फीलिंग ऑफ कोल्ड इज नॉट अ मैटर। ठीक है, डन। मैटर एनर्जी, बहुत ही बढ़िया रोहन, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट वन, मैटर कैसा होता है? बोथ बी एंड सी। मैटर नॉन कॉन्टिन्यूअस भी होता है, मैटर पर्टिकुलेट होता है, इसलिए आंसर अपना हो जाएगा बोथ बी एंड सी। नाउ नेक्स्ट वन, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी। पार्टिकल्स तो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, आयंस। आंसर विल बी ऑल ऑफ दी अबव। बहुत ही जोरदार, बहुत ही जोरदार। अब ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता था? मास बाय, है ना? तो केजी पर क्यूबिक मीटर। तो सर आपने केजी पर क्यूबिक मीटर, अब आपने ये कर लिया। नेक्स्ट, क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स व्हाट? मास। मास हो जाएगा, है ना? मास, क्वांटिटी ऑफ मैटर, यही कहलाता है। नाउ नेक्स्ट वन, अब ये आया है, अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में फटाफट कन्वर्ट कीजिए, क्या आएगा? साइंटिफिक नोटेशन। ऑप्शन नहीं सर, ऑप्शन ए। सब लोग, रोहन सब लोग, क्या होगा? D इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। डी के बहुत बढ़िया, लेकिन आपको यूनिट बताना था। अब ये देखो, इसको साइंटिफिक नोटेशन में 1 2 3 4, सर 4 बार गए हैं, 3.45 हो जाएगा इंटू 10 की पावर -4। डेसिमल से राइट जाना है 10 के पावर माइनस में, लेफ्ट जाना है 10 की पावर पॉजिटिव में। बस कहानी खत्म, इससे अलावा ज्यादा कहानी करने की जरूरत ही नहीं है। चलो नाउ नेक्स्ट वन, अब इसको कैलकुलेट कीजिए। मैंने ये ट्रिक बता दिया है कि जो हाईएस्ट में जो है 10 की पावर जो हाईएस्ट में है उसको वैसे रहने दीजिए, दूसरे को कन्वर्ट करो, इसके बाद सॉल्व कीजिए, इसके बाद सॉल्व कीजिए इस वाले सवाल को। जिनका हो जाए वो बताएं प्लीज कि मेरा हो गया है। ऑप्शन वन, ऑप्शन 1.045 into 10⁵. देखते हैं सबका आ गया क्या? हाँ मेघा, आपका? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, मुझे भी यही लग रहा है, कुछ मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। आपका क्या आ रहा है मेघा? सर ऑप्शन ए ही आ रहा है। ऑप्शन ए ही आ रहा है, चलो मैं करके देखता हूं। रोहन और आप लोग, रोहन बिल्कुल सही था, इससे पहले वाला, इस वाले को, चलो पहले को तो मैं ऐसे ही लिखूंगा 9.55 इंटू 10 की पावर 4 प्लस इस वाले को 10 की पावर 4 में इंक्रीज करना है, किधर मूव करना पड़ेगा?
एक इंक्रीज कर जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 0.8 इंटू 10 की पावर 4। बस पहला कान सर 0.895, आप ऐसे मत लिखो, 0.895 इंटू 10 की पावर 4। सर बहुत ही बढ़िया सर, इन दोनों को अब आप ऐड कर लो, मैं बोलूंगा ठीक है आप इन दोनों को सर ऐड कर लो, 9.550 और मैं लिखूंगा 0.895, मैं इन दोनों को ऐड करूंगा और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 10 की पावर 4, क्योंकि वो कॉमन में आ गया। इतना तो सबको समझ में आ गया होगा मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है डन। अब ये 5 आ गया, 9 5 14 हो गया, 5 8 13, 8 5 13, 1 14 हो जाएगा और 9 1 10। सर इतना वैल्यू आ रहा, लेकिन हमें तो क्या लिखना चाहिए, हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। फिर से ये इधर एक 10 की पावर बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा तो क्या बन जाएगा 1.0445 इंटू 10 की पावर 5। कितने लोगों को समझ में आ गया यार, क्लियर है क्या, क्लियर है एकदम अच्छे से, एकदम अच्छे से क्लियर है, डन। चले फिर आगे, चलो नाउ नेक्स्ट वन। ये वाला भी मेरे ख्याल से अच्छा ये कर लिया हम लोगों ने। हाँ अब डिवीजन वाला पार्ट है ना, तो पहले एक बार मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एक बार देख लेते हैं, उसके बाद इस वाले पे आते हैं मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में क्या आता है। मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, जब भी मल्टीप्लीकेशन करना होगा, अब यहां पे मैं ट्रिक आपको मैं बताता हूं क्या है करना है मल्टीप्लीकेशन में। डन, बहुत ही बढ़िया सर। लाउड वॉइस किसका है, अभी बस वो आ जाता होगा, कभी कभी ग्लिच आ जाता है, नो प्रॉब्लम। अब देखो यहां पे जब भी मल्टीप्लीकेशन करना हो, एक्सपोनेंट वाले को आपको अलग लिखना है, बहुत ध्यान से सुनना, एक्सपोनेंट वाले को अलग लिखना है और जो विदाउट एक्सपोनेंट है उसको अलग लिखना है। आप इसको ऐसे कर लेना 5.6 इंटू 6.9, आपने इन दोनों को एक साथ कर लिया, इंटू 10 की पावर, आप ये लिख लेना 5 इंटू 10 की पावर 8। भाई कैलकुलेशन समझा रहा हूं, बीच में फंसना नहीं है। मैं तो बहुत फास्ट कैलकुलेशन करता हूं, जो मुझसे पढ़े हुए हैं वो तो जानते होंगे कि मैं तो इतना करता भी नहीं, मैं तो आपको अभी ट्रिक धीरे धीरे अभी मैं समझा रहा हूं, मैं बहुत फास्ट करता हूं, वो चीज आपको भी कर लेना है। मैंने इतना कर दिया, मुझे पता लग गया। अब बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और यहां पे ये एक्सपोनेंट एक जैसे उन्हें, जो अभी रोहन बता रहे थे कि इन दोनों को ऐड करना होगा, आप 5 प्लस ऐड कर दो तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 की पावर 13। एक तो 10 की पावर 13 हो चुका है, लेकिन इन दोनों को भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो आप क्या करोगे, 56 ले लो और 69 ले लो, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे। आप मल्टीप्लाई करने का तरीका यही जानते होंगे सर, 9 6 जा 54, सर कैरी हो गया 5, 9 5 जा 45 और 5 50, ऐसा हो गया। और फिर 6 6 जा 36, 3 सर 6 5 जा 33, क्या हो जाएगा 33, 4 6 8 और 3, कुछ ऐसा ही होगा। आपने लिख दिया 3864, किसी को कोई डाउट है क्या 3864? लेकिन जो डिजिट जो है, दो डिजिट, एक यहां पे डिजिट के बाद डेसिमल था, एक यहां के डिजिट के बाद डेसिमल है, आपको लास्ट से उतने ही डिजिट के बाद डेसिमल डालना होगा। एक और एक मिलकर के क्या हो गया 2, 38.64। यहां तक तो क्लियर है, इसको मैं लिखूंगा 38.64। लेकिन ये आंसर नहीं है, हमें साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखना है, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये डेसिमल तो आपका इधर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा 3.864 इंटू 10 की पावर 14। दिस वन विल बी द आंसर। ये कितनों को समझ में आ गया ये बता दीजिए, पॉइंट क्लियर है या नहीं है, आ गया या नहीं आया कैलकुलेशन? हाँ रोहन क्लियर है ये वाला, बाबू सोना ये एकदम क्लियर है क्या, एकदम बढ़िया से? मेघा क्लियर? चलो कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए, इसीलिए बार बार बताया जा रहा है। अनवी क्लियर है एकदम कैलकुलेशन बढ़िया से? चलिए जोरदार जोरदार। 10 की पावर 14, नहीं प्रियांशु ने तो सॉल्व भी कर दिया था यार, बहुत ही जोरदार यार, बढ़िया है। हाँ रोहन आप भी आ जाओ भाई, कैलकुलेशन करो फास्ट मिल करके। ये तो मल्टीप्लीकेशन था, डिवीजन में क्या करेंगे, डिवीजन में क्या करना है आप ये देखो, 2.7
डिवाइडेड बाय 5.5 करोगे, ठीक है सर, 2.7 डिवाइडेड बाय 5.5 इनटू, अब ये जो है ना 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 4, ये तो पहला काम ऐसे करना है, जो चीज जैसे मैं कर रहा हूं। सर अगर फिजिकल केमिस्ट्री इतना टाइम टेकिंग कैलकुलेशन आया तो विद इन 1 मिनट कैसे सॉल्व करे? बेटा अभी तो आप सीख रहे हो, जब जान जाओगे तो ये तो पावर तुरंत 13 लगाओगे, ये कैलकुलेशन फास्ट करोगे, तो ये तो अभी सिखाया जा रहा है आपको ना, एक एक स्टेप बताया जा रहा है, मैं साइंटिफिक नोटेशन बता रहा हूं आपको। और कैलकुलेशन ऐसा आता है कि आपको एक अप्रोक्सीमेशन वाला भी तरीका सीखना है। अप्रोक्सीमेशन, कुछ का वैल्यू हमें पता होता है कि 1/λ का वैल्यू कितना होगा, 1 जो भी आपके जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ के तो हिंट होते हैं, इसका कैलकुलेशन का इसका पार्ट करने पे यही आएगा वैल्यू, जैसे 1 ये आता है, इसका वैल्यू क्या होगा, सबका एक मैं शॉर्ट ट्रिक दूंगा तो आपको उसी से कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। नहीं तो सही बात है, लोग तो कैलकुलेशन ही करते रह जाएंगे, ये तो प्रैक्टिस से होगा ना, फास्ट तभी तो बनोगे आप। डन, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट, यहां पे इस वाले को देखो। अब जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, पहले तो इन दोनों को डिवाइड करना होगा और ये वैल्यू ऊपर जाकर के क्या बन जाएगा, 10 की पावर -3 और ये ऊपर चला जाएगा तो -4। ये समझ में आ गया यहां पे क्या किया मैंने, तो ये वैल्यू हो जाएगा 10 की पावर -7। अब ये 2.7 डिवाइडेड बाय 5.5, तो हमें 55 को डिवाइड करना होगा 27 से। वैसे किसी टर्म से वो जा नहीं रहा है, तो अब आप देखो, एक तो तरीका ये है, अब देखो मैं अप्रोक्सीमेट में, अगर आपको साइंस में आ जाएगा ना 27 2 जा क्या होता है 54, क्या होता है 54 होता है। मैं तो ऐसा ही करूंगा, मैं अगर मुझे कैलकुलेशन नीट में सवाल आ जाएगा ना, सर 27 2 जा 54, सर ये 1/2 हो जाएगा, तो सर ये 1/2, तो सर ये 0.5 हो जाएगा, तो 5 × 10 की पावर मैं कर दूंगा -8, खत्म कहानी। देखो जो तुम जो बोल रहे थे ना उतना फास्ट मैंने कर दिया, अप्रोक्सीमेशन में मेरा आंसर इसी के आसपास मिलेगा, हो गया, सॉल्व हो गया। अगर मुझसे कोई एग्जैक्ट वैल्यू पूछेगा, मुझे तो डिवाइड करना ही पड़ेगा। अप्रोक्सीमेट में तो मैंने सॉल्व करके दिखा दिया, 27 2 जा 54 होता है, सर कोई बात नहीं 55 है ना, 1/2 को 0.5 और 0.5 को सर मैं लिख सकता हूं 5 × 10 की पावर -8, सॉल्व हो गया। ये अप्रोक्सीमेशन में हो गया, ठीक है। तो आपको दोनों तरीका आना चाहिए कि डिवीजन को कैसे करेंगे। तो डिवीजन वाले में आपको ऐसे ही करना पड़ता, पॉइंट लेते हैं यहां पे 0 और ये आ जाता 4 टाइम्स में, ये वैल्यू आ जाएगा 220 50 0 55 9 जा, आपका वैल्यू आता है 0.49। क्या आता है वैल्यू 0.49। समझे बेटा रोहन जी, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा सीखने के लिए, आप सोचेंगे तो ऐसे काम नहीं चल पाएगा, आपको पेशेंस रखो, बहुत कुछ सीखोगे फिर। अभी मैंने वही फास्ट किया मैंने आपके लिए। चलो अब देखो यहां पे इस वाले क्वेश्चन को करो फटाफट, सॉरी इसको तो कर लिया था हम लोगों ने, इस वाले क्वेश्चन को कीजिए, इसको भी किया था हम लोगों ने, इसको भी कर लिया। हाँ इसका वैल्यू आ गया होगा, ये देखो अपना वैल्यू आ रहा था, यही तो वैल्यू आ जाता 4.9 × 10 की पावर -8। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स पे आ गए हैं, अब मेरे ख्याल से कैलकुलेशन पे कोई क्वेश्चन नहीं आया, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स, एक बार हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स को अब पढ़ लेते हैं। अब वो क्या होता है एक बार उसको देख लेते हैं। चलो अब आएगा इंटरेस्टिंग, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। फिजिक्स में एक क्वेश्चन कभी कभी आ ही जाता है, हर 1 साल या 2 साल पे आ जाता है, केमिस्ट्री में भी जानना जरूरी है। सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है कि एक कोई भी कैलकुलेशन आप जब करते हैं, कोई मेजरमेंट करते हैं, तो कुछ वैल्यू सर्टेन होता है, कुछ वैल्यू अनसर्टेन होता है, कुछ वैल्यू सर्टेन होता है, कुछ वैल्यू अनसर्टेन होता है। फॉर एन एग्जाम्पल हमारे एनसीईआरटी में मान लीजिए किसी ने लिखा है 11.2 लीटर, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या है 11.2 लीटर, कहीं वैल्यू लिखा हुआ है। सर मैं बहुत वैल्यू सम ऑप्शन में देगा, हाँ एंटी ये बहुत चालाक है सर, वैल्यू सेम ऑप्शन में देगा, यस
अब आपको तो स्मार्ट बनना है, वो चालाक है तो आप स्मार्ट बन जाओ, आप बहुत जल्दी कर लोगे। भैया जो चालाक होगा उसके सामने तो स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी, ये तो मेरा फंडा है, स्मार्ट बन जाओ, हो जाएगा तरीके से। डन। चलो अब यहां पे देखो, ये 11.2 लीटर आपका दिया गया होगा कोई वैल्यू, इसमें जो 11 जो वैल्यू जो है ना, ये वाला वैल्यू क्या है, दिस वैल्यू इज अ सर्टेन वैल्यू, ये सर्टेन है, फिक्स्ड होगा ही होगा, 11 लीटर तो होगा ही होगा। ये जो 0.2 जो दे रखा है ना, दिस वन इज अनसर्टेन, हो सकता है 11.1 ही हो यार, हो सकता है 11.3 हो, ये सर्टेनिटी नहीं है, लेकिन 11 लीटर क्या है, सर्टेन है। और ये जो वैल्यू में ±1 हो सकता है, चाहे वो 11.1 ही हो या 11.3 हो, ये बात समझ में बात आ रही है। कभी कभी मेजरमेंट में हमारे पास अनसर्टेनिटी आ जाती है, मेजरमेंट में मेरा मान लो 5.75 में 5 फीट 0.75 में इंच का हूं, लेकिन कोई कहता है आप 7 हो, कोई कहता है 8 है, तो देयर इज अनसर्टेन इन माई इंच वैल्यू, इंच वैल्यू में अनसर्टेनिटी है, लेकिन फीट में मेरा कंफर्म है, सर्टेन है कि मैं 5 फीट का हूं, लेकिन इंच वाले में है अनसर्टेनिटी। तो इन सारे वैल्यूज के लिए हमने एक सिग्निफिकेंट फिगर्स निकाला। अनसर्टेनिटी इन दी एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड वैल्यूज इज इंडिकेटेड बाय मेंशनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अनसर्टेनिटी जो हमें बताना है भैया कहां तक वो वैल्यू अनसर्टेन है, वो बताने के लिए आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स की जरूरत पड़ती है। तो ये पता तो चल गया होगा कि हाँ भाई सिग्निफिकेंट फिगर सर कहां पे यूज करना है, अनसर्टेनिटी के लिए यूज करना है, सर्टेनिटी में नहीं आएगा, अनसर्टेनिटी के लिए यूज करना है। दूसरा चीज, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट विच आर नोन विद सर्टेनिटी +1 विच इज एस्टिमेटेड और अनसर्टेन। वही मैं बता रहा हूं, कब आएगी इंपॉर्टेंस, जब आपके पास एक सर्टेन वैल्यू हो और उसके बाद एक ही क्या हो, अनसर्टेन वैल्यू हो, एक सर्टेन और एक क्या हो, अनसर्टेन वैल्यू हो। ये दो लाइन तो उसको बताता है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। बहुत सारे सर होगा 11 लीटर, यस रोहन डे ने सही बता दिया है 11.2 लीटर में, मैंने यही चीज तो बता रहा हूं। देखो ये सर्टेन वैल्यू और एक अनसर्टेन है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गया। तो उन्होंने बोल दिया सर इसमें 3 हैं, इसमें कितने हैं, 3 हैं। तो अब वैसे ही कुछ रूल्स आएंगे, कुछ रूल्स है, पहले ये वाले पॉइंट को लिख लो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहले इस डेफिनेशन को लिख लीजिए, रूल्स फटाफट कवर अप कर लेंगे, रूल्स फटाफट कवर अप कर लेंगे, इसको लिख लीजिए फटाफट, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी तो मैं बेसिक बता रहा हूं, जैसे हम लोग मोल पे आएंगे स्पीड बढ़ जाएगी, तो बस आप लोगों को अभी फंडामेंटल्स में स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं मैं आप लोगों के। चले आगे, अब देखो क्या बोला जा रहा है। पहला पॉइंट, सारे सवाल यहीं से बनेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन डिजिट एंड अनसर्टेन डिजिट होता है। सर सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम लोग इसलिए यूज करते कि किसी भी मेजरमेंट में
अनसर्टेनिटी आ जाए तो वहां पे हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की रिक्वायरमेंट होती है, बस दैट्स ऑल। अब मेथड जानना है, फिजिक्स का भी पार्ट है, अभी आदित्य सर पढ़ाएंगे, वहां पे फटाफट जवाब दे देना, कह देना सीजी सर ने पढ़ा दिया था। क्या है? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरो डिजिट। मान लीजिए मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा लिख दिया 2005, कोई जीरो डिजिट नहीं है, ऑल नॉन जीरो डिजिट। चाहे इसको जीरो हटा करके मैं ऐसा लिख देता हूं 389, क्या हो जाएगा? इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, ये सर्टेन है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 फिगर्स। कितने हैं? 3 फिगर्स हैं। ठीक है जी, डन। नॉन जीरो, अभी जैसे आपने 11.2 के बारे में बोला ना, नॉन जीरो है, तो इसमें भी कितने हो गए? 3 फिगर्स हो गए, 3 है इसमें। किसी ने ये लिख दिया 42.965, तो इसमें कितना हो गया वैल्यू? इसमें कितना हो गया सर? इसमें 5 हो गए, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। किसी को कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? नो। नॉन जीरो डिजिट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर व्हाट? सिग्निफिकेंट। सर आप बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हो, जैसे हम क्लास 11th में हैं। थैंक यू सर। नेक्स्ट ईयर रिजल्ट का धमाका होगा। बिल्कुल होगा जी। अभी तो जब बेसिक से नहीं पढ़ना होगा फिर वही तो दिक्कत आ जाएगी पूरे साल भर। सर वही चीज तो क्लियर नहीं है, एटॉमिक मास का जी कहां लगाना और यू कहां लगाना है, फिर मोल में गोल गोल घूमते रह जाएंगे। इसीलिए तो पहले एक बार बेसिक जब मेरे रंग में जब रंग जाओगे ना, जब मेरे संग स्टाइल में, मेरे स्टाइल में पढ़ने लग जाओगे, 1 महीने के बाद कहोगे सर अब तो आप जैसे पढ़ाओ वैसे पढ़ लेंगे। गिव सम टाइम। चलो अब नाउ नेक्स्ट यहां पे zeros preceding the are zeros preceding to first non-zero digit are not significant। सर इसका कहने का मतलब, ये लिख दिया zeros preceding to non-zero digit are not significant। ये 3 सिग्निफिकेंट नहीं होंगे तो कितने होंगे सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स? 2। आप क्या लिखोगे? 2 फिगर्स। सबको भेजे में जा रहा है नहीं जा रहा है, मैं क्या लिख रहा हूं? ये रूल ही बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे कितने हो गए? 2 हो गए। डन। ओके। अब ऐसा कुछ आ जाए, अब कितने हो जाएंगे? क्लियर है सबको? क्लियर है? एक था नॉन जीरो डिजिट और एक था नॉन जीरो डिजिट से पहले अगर कोई जीरोस आ गया वो सारे नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, वो सारे हमारे कैलकुलेशन में सर्टेनिटी के पार्ट में नहीं आएगा। ये 2 इंपॉर्टेंट रूल। अब आ जाते हैं थर्ड रूल पे। जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अच्छा कितने होंगे फटाफट बताओ? 4। लेकिन अब मैंने ऐसे लिख दिया, इसमें कितने होंगे? 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में 0 है, इसमें भी 4 होंगे। आ रहा है क्या बात समझ में? आ रहा है क्या बात समझ में सबको अच्छे से? डन। मेगा क्लियर है? अब मैंने ऐसे लिख दिया 23.9009। अब बता दो इसमें कितने हो जाएंगे? इसमें कितने हो जाएंगे? 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है क्या? एकदम बढ़िया। चलो, zeros at the end or right of a number are significant provided they are on the right side of the decimal point। अच्छा, यहां पे ये कंफ्यूजिंग होता है थोड़ा सा। कितने होंगे? डेसिमल के राइट हैंड साइड में प्रेजेंट हैं। जीरो जो होते हैं ना डेसिमल के राइट हैंड साइड में, वो सिग्निफिकेंट होते हैं, वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहां पे अब ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स।
ठीक है। अब एक चीज मैं यहां पे इंटरेस्टिंग मैं बता रहा हूं, 200 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 3 नहीं 1 1। ये तो नॉन जीरो डिजिट में, हमें तो बस नॉन जीरो वाले को कंसीडर नहीं करना है, इसमें 1 हो जाएगा। बस अब ध्यान देना मैं क्या बताने वाला हूं, यही रूल आगे भी यूज होगा, इसमें एक ही है। लेकिन मैंने अगर ऐसे लिख दिया 200.0, अब सारे होंगे, अब कितने होंगे? अब सारे होंगे, दैट इज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यही डिफरेंस है। डेसिमल लगने के बाद उसकी जो सर्टेनिटी है वो बढ़ जाती है। यहां पे 4 है और यहां पे 1 है, लेकिन इसके बाद जितने जीरो आ रहे हैं सभी सिग्निफिकेंट है। बात आ रही, बात समझ में? ये जीरो डेसिमल के बाद में है ना, तो काउंट होगा तो ऐसा थोड़ी ना 1 और 1 बस इसी को काउंट करेंगे, हमें तो फिर सबको काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 सबको काउंट करना पड़ेगा। इस वाले में सर कहीं डेसिमल है ही नहीं, सर्टेन क्या है? बस 2। अब पूछोगे सर ऐसा क्यों हुआ, मैं आपको तुरंत बता देता हूं। मैंने 200 को क्यों मैंने बोला कि एक ही सिग्निफिकेंट फिगर? अभी देखना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्या देखो तो जरा, लिख सकता हूं ऐसे? कितने आ रहे हैं सर्टेन? एक ही तो आ रहा है, खत्म हो गया। मैं इसको इसलिए मैंने 1 लिखा था। हाँ प्रियांशु, समझ में आया मैंने क्यों 1 लिया था मैंने इसको, क्योंकि मैं उसको उस तरीके से लिख सकता था, ये वैल्यूज मैंने आपको बता दिया। डन क्या? चले क्या फिर आगे? लिख लीजिए सब कुछ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिग्निफिकेंट फिगर्स। चले नेक्स्ट, चलो। टर्मिनल जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट। वही मैंने आपको बताया था, 5000 में एक ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है, क्योंकि आपके पास कोई टर्मिनल जीरोज जो होते हैं जिसमें अगर डेसिमल पॉइंट नहीं होते वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको ध्यान में क्यों। अब आप ना यहां पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 5 × 10⁻3। हमारे पास बस एक ही सिग्निफिकेंट फिगर्स निकला भैया। सोचो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। चले आगे, चलो नेक्स्ट वन। काउंटिंग द नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल 2 balls 20x हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर किसी ने पर्टिकुलरली किसी नंबर ऑफ मैटर के बारे में बोल दिया, ऑब्जेक्ट के बारे में बोल दिया, तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। मैंने बोल दिया 100 बनानाज। अगर किसी ने इसमें, मैं अगर 100 बनानाज लिखा हूं तो मैं लिखूंगा इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अब देखना ध्यान से, अगर मैंने सिर्फ 100 लिखा तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, और अगर मैंने 100 पॉइंट लिख दिया, 100.0 ऐसे लिख दिया, तो ये हो जाएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। भैया सबका तरीका बता दिया, क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्लियर है क्या सबको यहां तक क्लियर है एकदम अच्छे से? चलो आज मैं यहीं पे रोक रहा हूं। क्वेश्चंस तो आज आप लोग अपने तरीके से, आपको असाइनमेंट मेरे ख्याल से कल डीपीपीज मिला होगा, उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, एक बार उसको देख लेना। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट कि जो आप लोग आज क्या क्या सीखे हैं, पहला तो भैया सिग्निफिकेंट फिगर सर सीख गए, सर साइंटिफिक नोटेशन लिखना सीख गए,
आज का यही तो था, साइंटिफिक नोटेशन सीख गए सर, कैलकुलेशन पे काम करना सीख गए, अब सर कैलकुलेशन फास्ट होगा। आज हम लोगों ने ये सारा कुछ सीखा है, साइंटिफिक सिग्निफिकेंट फिगर्स, साइंटिफिक डीपीपी डिस्कशन प्लीज। ओके, आपको जो भी क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही होगी मुझे नंबर बता देना, मैं डीपीपी इसके प्रिंट आउट मैं लेकर के आऊंगा, हम लोग उसको कर लेंगे। वैसे हमारा जो डिस्कशन बैच है, मैं आप लोगों के लिए बता दूं, हमारा जो डिस्कशन बैच है वो 7:45 to 8:15 होता है। जो नायाब के प्रो और प्रो मैक्स वाले जो लेते हैं सब्सक्रिप्शन, उनके लिए है, उनके लिए है। मस्त लगा क्लास करके, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू। तो आप उस वाले में आने के लिए आपको वो प्रीमियम बैच हमारा लेना पड़ेगा, नायाब का प्रो मैक्स, जो आपके लिए प्रो प्लस। आप उसमें आएंगे तो लाइव इंटरेक्शन भी हम लोग कर सकते हैं डिस्कशन के साथ, आपके जितने भी डिस्कशन होंगे वो कर सकते हैं, तो आप उसमें अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं उस बैच में। तो आप एक बार हमारे कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर पे बात कर लेना, तो वो आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। एक तो आज हम लोगों ने ये सीखा है। नेक्स्ट स्टेप मैं हमेशा जो लिखूंगा, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करोगे फास्ट हो जाएगी कैलकुलेशन। बस यूं ही मेरे साथ पढ़ते रहो, केमिस्ट्री का तो किंग बना ही दूंगा, केमिस्ट्री का किंग बना दूंगा, गारंटी है। 45 क्वेश्चंस में से 45 क्वेश्चंस यूं ही बनेगा, कोई लोड ही नहीं लेना है, कोई लोड ही नहीं लेना है, ठीक है। डन। तो आज के लिए इतना ही, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। थोड़ी देर में बाय वाली मैम आएंगी, टेक अ रेस्ट, सॉरी ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर अभी मैम के साथ कंटिन्यू करना है। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।